अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम लोग अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इसमें ये है कि हमारे पास जो है हमने ये लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था बिहेवियर मॉडलिंग के ऊपर, जो कि हमारा चैप्टर 8। इसको नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास जो है वो इसमें कुछ हमने देखा था, जैसे की आइडियाज, बिहेवियर मॉडल। और हम बिहेवियर मॉडल यानी कि सिस्टम जो है वो आपका बिहेव कैसे करेगा, बिहेव के तरीकेकार, ऑब्जेक्ट ऑपरेशन और मैसेज, यानी कि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट्स हैं और वो आपस में मतलब एक ऑब्जेक्ट क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं और एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को क्या क्या मैसेज जो है वो पास कर सकते हैं। फिर हमने सीक्वेंस डायग्राम देखी थी, जो मैंने मेरे ख्याल में आप लोगों को दी भी थी कि आप इसके ऊपर जो है वो वर्किंग करके लेके आए। एटीएम की मशीन कैसे जो है वो उसकी एक सीक्वेंस डायग्राम आप बना सकते हैं। ठीक है, फिर हमने यहाँ पे जो सिंटैक्स था वो देखा था कि एक एक्टर हो सकता है, एक ऑब्जेक्ट हो सकता है, एक जो भी एक्टर है या जो एक ऑब्जेक्ट की लाइफ लाइन बता रहा है कि वो कब तक है, तो उसका कंट्रोल और जो मैसेज यानी कि जो फंक्शन उससे पास हो रहा है, ऑब्जेक्ट की डिस्ट्रक्शन है हमारे पास। ये हमने लास्ट क्लास में हमने यहाँ तक देखा। और फिर कुछ हमने यहाँ तक देखा था कि कैसे जो है वो हम एक सीक्वेंस डायग्राम जो है वो हम बना सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। आगे हमारे पास क्या है कि हम जो बेसिकली कंटेंट डिलीवरी सेक्शन की बात कर रहे हैं, यहाँ पे जो डिलीवरी सेक्शन लिखा हुआ है, तो इसमें ये हमारे पास के बेसिकली ये कह रहा है कि हमारा जो कस्टमर है वो रिक्वेस्ट सबमिट कर सकता है सिस्टम को। ये बेसिकली फ्लो की बात कर रहा है कि एक कस्टमर जो है वो एक सिस्टम के पास जब आएगा तो वो क्या क्या काम कर सकता है। तो एक कस्टमर क्या कर सकता है, रिक्वेस्ट सबमिट कर सकता है। एक कस्टमर जो है वो रिकमेंड कर सकता है कंटेंट डिलीवरी सिलेक्शन, यानी कोई भी कंटेंट वगैरह उसको जो पास करना है। कस्टमर जो है वो कंटेंट डिलीवरी चूज कर सकता है। ठीक है, कोई भी कंटेंट अगर उसमें से उसको चूज करना है एडिशनल। कस्टमर जो है वो सीडी रिव्यूज यानी कि कंटेंट डिलीवरी को रिव्यू कर सकता है जो उसको सिस्टम ने प्रोवाइड किया। अच्छा, उसके बाद कस्टमर जो है वो मेंटेन कर सकता है ऑर्डर के यूज केसेस। और कस्टमर जो है वो आपका आइटरेट कर सकता है, फिनिश कर सकता है शॉपिंग को। कस्टमर जो है वो आपका यूज केस को चेकआउट कर सकता है। ठीक है, कस्टमर जो है वो वेबसाइट को लीव कर सकता है। ये बेसिकली कंटेंट डिलीवरी से मुराद ये है कि सिस्टम जो है वो क्या कंटेंट जो है वो डिलीवर कर रहा है एक कस्टमर को, ये उसके हवाले से बात कर रहा है कि एक नॉर्मल फ्लो बता रहा है कि कस्टमर आया, उसने सर्च की रिक्वेस्ट करी, फिर सर्च की रिक्वेस्ट से लेकर जब तक वो वेबसाइट के ऊपर मौजूद रहा, उसमें वो डिफरेंट किस्म का एक नॉर्मल फ्लो हो इवेंट्स, यानी कि कस्टमर क्या क्या इवेंट जो है वो परफॉर्म कर पा रहा है। फिर अब ये हमारे पास जो है कॉन्टेंट रिव्यू सेक्शन की बात करें, ये कस्टमर है और ये एक सर्च रिक्वेस्ट इसने जनरेट करी। ठीक है, सर्च रिक्वेस्ट कहाँ गई पॉइंट सीडी। यहाँ पे देखें सीडीज की लिस्ट है उस सीडीज में से ये अभी हमने लास्ट पीछे ही देखा था, ये क्या चीज़ है हमारे पास, कंट्रोल है बेसिकली। तो ये कह रहा है कि यहाँ से ये अभी इसके पास कंट्रोल है। सबसे पहले इसने क्या किया, फाइंड सीडी, सीडी को फाइंड किया। उसके बाद जाके फिर क्या हुआ, क्रिएट सीडीएल, यानी कि एक जो सीडी की लिस्ट है वो हमने क्रिएट करी है। अब उसके बाद में देखिए नीचे की तरफ जाएगा, जब नीचे जाएगा तो कस्टमर अब क्या करेगा कि गेट बेसिक इन्फो। अब वो इसके कहने के ऊपर यहाँ पे एक लिस्ट क्रिएट हुई, अब उस लिस्ट के अंदर से क्या कर सकता है कि वो इन्फो निकाल सकता है। फिर ये क्योंकि अब कंट्रोल यहाँ पर है तो यहाँ से वो क्या कर सकता है कि मार्केट के इन्फो, ठीक है, एम आई या मार्केट इन्फो जो है वो यहाँ से ले सकता है। फिर कंट्रोल यहाँ पर है तो अब यहाँ से वो क्या कर सकता है, गेट रिव्यू कर सकता है, गेट आर्टिस्ट इन्फो कर सकता है, गेट सैंपल क्लिक कर सकता है। तो ये बेसिकली, और यहाँ पर जो ऊपर है ना हमारे पास, बेसिकली ये जो है ये हमारे पास ऑब्जेक्ट्स चल रहे हैं, डिफरेंट किस्म के ऑब्जेक्ट्स है, डिफरेंट क्लासेस के बिलोंग करते हैं। और ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा, उसके अगेंस्ट हमें जो है ना वो, ये उस ऑब्जेक्ट की फंक्शनलिटी है। देखिए रिव्यू, तो वो गेट रिव्यू, हम उससे रिव्यू ले सकते हैं, वो हमें रिव्यू प्रोवाइड करेगा। तो इस तरह से जो है वो हमारा शॉपिंग कार्ट है, तो हम ऐड सीडी करेंगे और आखिर में क्रिएट ऑर्डर करेंगे तो हमारे पास क्या है, जो ऑर्डर हो जाएगा। अच्छा, लास्ट में आपने देखा होगा यहाँ पर एक चीज हमने देखी थी कि ऑब्जेक्ट की डिस्ट्रक्शन, यानी कि ऑब्जेक्ट जो है वो खत्म हो जाएगा। तो ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पे देखें, ये सीडी के लिस्ट में जो ऑब्जेक्ट है यहाँ खत्म हो रहा है, लेकिन ये वाला खत्म नहीं हो रहा। ठीक है, एन ऑर्डर जो है वो हमारे पास एक ऑर्डर क्रिएट किया तो उसके बाद भी हमारा ऑर्डर वाला जो है वो खत्म नहीं हुआ, तो ऑब्जेक्ट की डिस्ट्रक्शन यहाँ पे हमने नहीं दिखाई। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो है वो कोलैबोरेशन डायग्राम है, यानी कि दो ऑब्जेक्ट जो है वो आपस में किस तरह से कोलैबोरेट कर रहे हैं, एक पेशेंट और एक रिसेप्शन का ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो ये आपस में किस तरह से कोलैबोरेट कर पाते हैं, इसको हम देख लेते हैं कि ये एक पेशेंट है, वो सबसे पहले क्या करेगा, रिक्वेस्ट करेगा अपॉइंटमेंट।
ठीक है। और इसके अगेंस्ट जो है वो आपके पास जो रिसेप्शनिस्ट है वो क्या करेगा, लुकअप करेगा पेशेंट को, यानी कि पेशेंट को देखेगा पेशेंट की लिस्ट में है या नहीं है, और उसके कोई अनपेड बिल्स तो नहीं है। फिर उसके बाद उसको क्या करेगा, न्यू कैंसिल चेंज अपॉइंटमेंट, या तो न्यू कर देगा या फिर कैंसिल कर देगा या तो चेंज कर देगा। तीन तरह के अपॉइंटमेंट उसको दे रहा है, या तो न्यू बना के दे रहा है, या चेंज अपॉइंटमेंट करवा रहा है आपका पेशेंट है, या फिर जो है वो आपका कैंसिल करवा रहा है। फिर उसके बाद इससे एप्लीकेशन का टाइम भी मांगे, अगर वो इन चीज़ों में से न्यू कर रहा है तो फिर उसके बाद वो क्या करेगा, अपॉइंटमेंट का टाइम मांगेगा। फिर उसके बाद मैच अपॉइंटमेंट अपॉइंटमेंट देखेगा, फिर उसके बाद आपके पास क्रिएट अपॉइंटमेंट कर देगा। तो ये बेसिकली कोलैबोरेशन है, यानी कि दो जो ऑब्जेक्ट्स हैं, एक पेशेंट का ऑब्जेक्ट है और एक रिसेप्शन का ऑब्जेक्ट है, और ये आपस में क्या कर रहे हैं, एक साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे देखिए ये एक कोलैबोरेशन डायग्राम के अंदर जो हमारे पास सिंटैक्स है, ये एक्टर है, एन ऑब्जेक्ट अ क्लास। यहाँ पे देखें, ये बेसिकली क्या है, एक ऑब्जेक्ट है क्लास का, ये पेशेंट क्लास का ऑब्जेक्ट है और ये रिसेप्शनिस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट है। और एसोसिएशन की आपस में लिखा है और मैसेज पासिंग है जो है वो एरो के थ्रू, इस वक्त जो है वो मैसेज कहाँ से किस तरफ जो है वो पास हो रहा है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास ये है क्रड एनालिसिस। क्रड का मतलब है कि जो ये होता है हमारे पास क्रिएट, रीड, अपडेट और डिलीट। ठीक है, यानी कि सबसे पहले हमने क्रिएट करा, फिर उसको अपडेट किया, फिर उसको डिलीट किया। अच्छा, यहाँ पर ये वही हमने जो सीडी वाली जो एप्लीकेशन हमने देखी थी उसी की बात कर रहा है। तो एक कस्टमर है, वो क्या कर सकता है, रीड कर सकता है सर्च रिकॉर्ड, और सर्च जो रिक्वेस्ट है वो क्या कर सकती है, क्रिएट कर सकती है सीडी की लिस्ट, क्रिएट कर सकती है और रीड कर सकती है। फिर इस तरह से सीडी की जो, अच्छा, कस्टमर क्या क्या कर सकता है, शॉपिंग कार्ट को अपडेट कर सकता है और क्रिएट कर सकता है ऑर्डर को। इस तरह से सर्च लिस्ट के अंदर हमारे पास सीडी लिस्ट है, तो वो क्रिएट कर सकता है। सीडी क्या कर सकती है, हमारे पास अपडेट कर सकती है मार्केट इन्फो को। मार्केट इन्फो को अपडेट क्या कर सकता है, रिव्यू कर सकता है। मार्केटिंग आर्टिस्ट इन्फो क्या कर सकता है, रिव्यू कर सकता है। सैंपल क्लिप को क्या कर सकता है, अपडेट कर सकता है। तो ये बेसिकली ये हमारे पास थ्रेड का मतलब ये है, फॉर क्रिएट, आर फॉर रीड, यू फॉर अपडेट एंड डी फॉर डिलीट। तो एक जो भी परफॉर्म है, जो जब हम किसी भी वेबसाइट पे जाते हैं, जैसे अगर मैं बात करूं कि मैं किसी भी शॉपिंग की वेबसाइट पे गया हूं, तो वहां पर मैं सबसे पहले सर्च करूंगा, तो मैं रीड करूंगा। सर्च करने के बाद अगर जो है वो मैंने कोई आइटम बाय करना है, तो मैं उसको क्या करूंगा, सिलेक्ट करूंगा। जैसे ही मैं उस आइटम को सिलेक्ट करूंगा तो जो मेरा कार्ट होता है वो अपडेट हो जाएगा, यानी कि उसके अंदर मेरा एक आइटम जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा। और इसी तरह से जो है वो पहले मेरा कार्ट अपडेटेड नहीं था। अपडेट का वर्ड यहाँ पे से यूज होता है, तो पहले हमारे मेरे जो कार्ट है उसके अंदर सिर्फ जीरो पड़ा हुआ था, तो मैंने जैसे ही उसमें कोई आइटम सेलेक्ट किया तो वो अपडेट हो गया और वो 0 से 1 हो गया। फिर उसके बाद जो है वो मैंने ऑर्डर प्लेस किया। जब मैंने ऑर्डर प्लेस किया तो ऑर्डर मैंने क्रिएट किया, ऑर्डर पहले से था ही नहीं, ऑर्डर मैंने क्रिएट किया। ये भी पॉसिबल है कि मैं ऑर्डर क्रिएट के बगैर भी जा सकता हूँ, दैट्स व्हाई सी आर यूजिंग हियर। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ये कोलैबोरेशन डायग्राम की बात कर रहा है कि हम इसको थोड़ा सा बड़ा करके बनाते हैं। तो एक कस्टमर है और वो कैसे जो है वो एक कोलैबोरेटिव डायग्राम बना सकता है। अच्छा, यहाँ पे बता रहा है कुछ के डिटरमाइन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द कोलैबोरेशन डायग्राम, आइडेंटिफाई द पार्टिसिपेंट, ऑब्जेक्ट नजर एसोसिएशन, लेआउट ऑब्जेक्ट एसोसिएशन, मैसेज वैलिडेशन, सीक्वेंस डायग्राम। ठीक है, तो ये सब पहले होना चाहिए, उसके बाद ही कह रहे हैं कि नहीं कर पाएंगे। तो ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ने क्या किया, क्रिएट करता है हमारे पास सर्च रिक्वेस्ट, एस आर का फंक्शन देखिए यहाँ पे लगा हुआ है, तो क्रिएट का वर्ड यूज हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे खैर रीड का हो रहा है, ये खैर क्रिएट सर्च रिक्वेस्ट जो है हमारे पास इसका फंक्शन है। तो ये क्या कर रहा है, ये ए एस आर जो है वो हमारे पास सर्च रिक्वेस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट है। ये डबल कॉलम देखिए, इसने आपको यहाँ पीछे भी बताया होगा, यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है और ये उसकी क्लास है। तो आप इसको इस तरह से डिटरमाइन कर सकते हैं। तो ये फाइंड सीडी, तो सीडीज का ऑब्जेक्ट है सीडी लिस्ट के अंदर से। फिर ए सी डी एल के ऑब्जेक्ट है सीडी लिस्ट के अंदर, सीडी लिस्ट क्लास है, तो क्रिएट लिस्ट हो गया हमारे पास। फिर क्रिएट बेसिक इन्फो, तो आर सी डी एस और सी डी। गेट मार्केट इन्फो, तो एम आई, तो मार्केट इन्फो की क्लास है हमारे पास। ए आई, तो आर्टिस्ट इन्फो की क्लास है। सी एस के अंदर सैंपल क्लिप है। और शॉपिंग कार्ट के अंदर से शॉपिंग कार्ट एंड ऑर्डर, ऑर्डर की क्लास में। तो ये बेसिकली वो पूरा फ्लो दिखाया हुआ है कि किस तरह से पहले ये करेगा, फिर ये होगा, फिर उसके बाद चौथा होगा, फिर पांचवा, फिर छठा, तो कौन। ये हमारे पास बेसिकली कोलैबोरेशन डायग्राम है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास स्टेट चार्ट डायग्राम है। ठीक है, जो हमें डिफरेंट किस्म की स्टेट्स बताती है। हमारे पास इवेंट है, जो ऑब्जेक्ट हम मैनेज कर रहे हैं। स्टेट बेसिकली हमारे पास क्या होता है, एट्रीब्यूट भी होते हैं, हमारे बिहेवियर भी होते हैं। बिहेवियर नहीं होते, स्टेट होते हैं, हमारे पास एट्रीब्यूट्स होते हैं। ठीक है, यहाँ प्रॉपर्टीज होती है। सर ये स्टेट डायग्राम है कि इस वक्त हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो किस स्टेट में मौजूद है। तो यहाँ पे स्टेट है, इवेंट्स है, ट्रांजिशन है,
एक्शन है, एक्टिविटीज हैं, ये सारे इसके कंपोनेंट है। तो ये हमारे पास बेसिकली स्टेट डायग्राम का स्टार्ट है। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि स्टेट में क्या है हमारे पास। एक स्टेट आस्टेट, जो भी स्टेट एट दैट टाइम वो हमारी स्टेट है। और इनिशियल स्टेट ये है, फाइनल स्टेट ये है, इवेंट एन इवेंट लिखेंगे, और ट्रांजिशन जो है वो हमारे पास इस तरह से, यानी कि ट्रांजिट कर रहा है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रांजिट कर रहा है। तो सबसे पहले इंटर हॉस्पिटल, इंटरिंग, चेक इन, एडमिटेड, डायग्नोसिस, हेल्दी, रिलीज, और लेस देन 2 वीक में तो फिनिश हो गया। डायग्नोसिस अनहेल्दी तो अंडर ऑब्जर्वेशन रखेंगे। अगर डायग्नोसिस हेल्दी हो गया तो वो, तो ये डिफरेंट स्टेट्स हैं। ये देखिए यहाँ पर यही बता रहे हैं कि ये एक स्टेट है, इस प्रकार इसकी जो स्टेट है क्लाइंट की, ये स्टेट है। ठीक है, तो अभी स्टेट क्या है उसकी, वो किस स्टेट में मौजूद है। तो अगर हम बात करें तो वो अभी हमारे पास एंटरिंग की स्टेट के अंदर है। तो एंटरिंग हो गया, उसके बाद हमारे पास जो है वो एडमिटिंग की स्टेट के अंदर है। तो ये स्टेट है और ये ट्रांजिशन, एंटरिंग की स्टेट से एडमिशन में वो जा रहा है। उसके बाद हमारे पास स्टेट चार्ट डायग्राम और बनाने की बात कर रहे हैं कि हम सबसे पहले हम सेट ऑफ कॉन्टेक्ट लेंगे, जो हमारा कॉन्टेक्ट है क्या, और फाइनल, इनिशियल और फाइनल को हम आइडेंटिफाई करेंगे। स्टेबल स्टेट्स जो कि ऑब्जेक्ट की हैं वो आइडेंटिफाई करेंगे। हम क्या करेंगे, डिटरमाइन करेंगे ऑर्डर ऑफ ऑब्जेक्ट, जो कि बेसिकली स्टेबल स्टेट्स के थ्रू पास आउट होंगे। इवेंट सेक्शन और गार्ड कंडीशन जो है वो डिसीजन फाइंड आउट करेंगे। वैलिडेट करेंगे हम स्टेट चार्ट डायग्राम को, कि मतलब वो जो हमने बनाई है वो ठीक है कि नहीं है। जैसे सपोज अगर मैं बात करूँ तो, अगर मैं वैलिडेट करना शुरू करूँ तो बैक एंड से, तो मैं कहूँ कि भाई मैं, अगर मैं इसको वैलिडेट करूँ रिलीज, तो लेस देन 2 वीक था तभी तो मैं रिलीज हुआ। अगर ग्रेटर देन 2 वीक होता तो मैं मसला कर जाता। अगर मैं हेल्दी होता तो मैं रिलीज थोड़ी होता, तो मैं क्या होता कि अंडर ऑब्जर्वेशन आ जाता। तो ये बेसिकली आप, और जब तक आप इंटर होंगे नहीं तो आप एडमिट कैसे होंगे। तो ये वही वाली बात है कि बेसिकली ये सारे उसको जो है वो हम वैलिडेट करते हुए जा रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास वो बता रहा है कि ऑर्डर जैसे इज क्रिएटेड इन प्रोसेस, कस्टमर सबमिट ऑर्डर, ऑर्डर्ड। अब यहाँ पे ये कंडीशन बता रहा है कि कस्टमर एडिट्स ऑर्डर इन्फॉर्मेशन तो डिनाइड, यानी कि कस्टमर विड्रॉल ऑर्डर रिक्वेस्ट, अगर तो वो ऑर्डर की कंडीशन मतलब चेंज नहीं कर सकता तो जाहिर सी बात है डिनाई हो जाएगा। तो कस्टमर क्या करेगा, अगर डिनाई हो गया तो कस्टमर कैंसिल कर देगा, अदरवाइज अगर अथॉराइज हो गया तो प्रोसेसिंग में चला जाएगा, यहाँ पे ऑर्डर हो जाएगा। ये बेसिकली प्रॉपर स्टेट डायग्राम है कि एक स्टेट से दूसरी स्टेट के अंदर जो है वो आप कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक आपके पास जो है वो आपका लिए एक जो है वो समझ लें एक तरह से क्लास प्रोजेक्ट है, इसकी हम बात करते हैं। पहले हम देख लेते हैं कि हमने आज में कवर क्या किया, अब तक क्या कवर किया इस स्लाइड के अंदर। सीक्वेंस डायग्राम, कोलैबोरेशन डायग्राम, और हमने चार्ट। सीक्वेंस डायग्राम बेसिकली इलिस्ट्रेट करती है क्लासेस और पार्टिसिपेट्स, यूज केसेस और मैसेज दैट पास बिटवीन देम, यानी कि जो हमारे पास जो यूज केसेस हैं, ठीक है, यूज केसेस में जो एक्टर्स होते हैं बेसिकली, और जो वो जो यूज केस और जो पार्टिसिपेंट्स हैं, वो बेसिकली आपस में एक दूसरे को मैसेज पास कैसे कर रहे हैं। कोलैबोरेशन डायग्राम में हमें पास कहते हैं डायनामिक वो ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम। ठीक है, अगर हम बात करें कि जो हमारा कोलैबोरेटिव डायग्राम है तो उसमें बेसिकली हम ऑब्जेक्ट बेस्ड की बात करें, जिसमें मैंने कहा था कि क्लास है, एक क्लास, एक ऑब्जेक्ट क्लास का जो बिलोंग कर रहा है वो दूसरी क्लास में ऑब्जेक्ट में कैसे पास कर रहा है। तो वो एक एसेंटिएट मैसेज पासिंग बिटवीन कोलैबोरेशन एक्टर एंड ऑब्जेक्ट, जो भी एक्टर हैं ऑब्जेक्ट उनके दरम्यान में मैसेज पास कर पा रहा है। उसके बाद है हमारे पास स्टेट चार्ट डायग्राम। तो स्टेट चार्ट डायग्राम के पीछे डिफरेंट स्टेट दैट सिंगल क्लास पासिस, एक क्लास के अंदर जो है वो डिफरेंट किस्म के जो आपके स्टेट्स जो पास हो रही हैं और रिस्पॉन्स टू इवेंट आप कर रहे हैं, कोई भी एक इवेंट है उसको अगर आप कैसे रिस्पॉन्ड कर पा रहे हैं, ये बेसिकली हमारे पास जो है वो हम देखते हैं स्टेट चार्ट चार्ट डायग्राम के अंदर। ठीक है, अच्छा लेट्स कम टू द टर्न। अब यहाँ पे आपके पास एक असाइनमेंट है लास्ट पार्टिसिपेंट का, इसको देख के आप बना सकते हैं। अभी ऊपर तो लास्ट मैंने दिया था कि आप जो है वो एक एटीएम बना, एटीएम की एक बनाए, मतलब एक जो सीक्वेंस डायग्राम है वो एटीएम की सीक्वेंस डायग्राम है। अच्छा, अब इसके अंदर क्या, व्हाट डिस्टिंग्विशेस द सीक्वेंस डायग्राम, मतलब द कोलैबोरेशन डायग्राम एंड द स्टेट डायग्राम, इन तीनों के बीच में आप जो है ना डिफरेंस बता देंगे। सीक्वेंस डायग्राम, कोलैबोरेशन डायग्राम, स्टेट चार्ट डायग्राम के दरमियान फर्क। For what sort of new application might you need to develop all of these? Are there any new application that would not need all of these diagrams?
ये अब आपका काम है। पहले आपने क्या करना है, डिस्टिंग्विश करना है इन तीनों के बीच में। फिर आपने ये कहना है कि बताना है कि यार ये जो तीनों मैंने देखे हैं, इन तीनों में से अगर मुझे कोई एक ऐसा सिनेरियो मिल जाए, कोई एक एप्लीकेशन बनानी हो मुझे, तो वो कौन से ऐसा सिनेरियो कि जिसके अंदर ये तीनों की तीनों रिक्वायर्ड है, और कौन सा ऐसा सिनेरियो होगा कि जिसके अंदर मुझे ये तीनों नहीं तो दो या एक रिक्वायर्ड है, जिससे जो है वो मेरा काम हो जाएगा। आपने इसको जो है ना वो प्रूव करना है और बताना है कि हाँ ठीक है ये पॉसिबल, मतलब ये दो यूज होंगी तो क्यों होंगी, और अगर तीनों की तीनों यूटिलाइज होंगी तो क्यों क्यों होंगी, और अगर सिर्फ एक यूटिलाइज होगी तो वो क्यों होगी। लेट्स कम टू आवर नेक्स्ट चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा डिजाइनिंग का। ठीक है, हम अपने नाइन्थ चैप्टर की तरफ मूव करते हैं। असल में बेसिकली जो नाइन्थ चैप्टर है वो थोड़ा सा टेक्निकल भी है, इसमें कुछ चीज़ें जिसको हम कोशिश करेंगे कि थोड़ा थोड़ा एलाबरेट करते रहें, टाइम टू टाइम देयर वी नीड। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, की आइडिया की बात करते हैं। तो बेसिकली क्या है कि ये एनालिसिस स्टेज भी है हमारा, जिससे जो है वो हम डिज़ाइन की तरफ मूव करते हैं। और बिजनेस नीड की हम बात करेंगे बेसिकली इसके अंदर में ना। और डिज़ाइन फेज के हम बेसिकली हमको बनाए देंगे कैसे। और दूसरा चीज़ हम ये कि इसके अंदर हम ये देखेंगे कि हमारे पास जो एनालिसिस और डिज़ाइन का जो फेज है वो दोनों आपस में जो है ना वो इंटरलेट है। तो उसको जो है वो हमें बहुत ज़्यादा जो है ना वो इस पे फोकस करने की जरूरत है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें सबसे पहले जो अवॉइड जो क्लासिकल मिस्टेक्स हैं डिज़ाइन, वो हमें जो है ना वो मिस्टेक से बचना है। तो यानी कि नॉर्मली जो हम डिज़ाइन करते हैं सीधा सीधा जो है उससे हमें बचना है। प्रॉपर डिज़ाइन के प्रोसेस को फॉलो करना है, जिसके लिए हम क्या करेंगे, हमें जो है वो डिज़ाइन का टाइम रिड्यूस करना है। फीचर के जो क्रीप है, यानी कि जो फीचर्स हैं उनको जो है वो हमने कम सही से इस्तेमाल करना है। सिल्वर बिल्ड सिंड्रोम या स्विचिंग टूल्स इन मिड प्रोजेक्ट। ठीक है, फीचर क्रीप यानी कि फीचर जो हमारे लिए डिफिकल्ट है वो हमें नहीं बनाने, घटरावना वराना की तरफ नहीं जाना हमने। और जो सिल्वर बिल्ड सिंड्रोम जो हम हमारे पास कह रहा है कि हमें जो है वो बीच में ये लास्ट वाला तो ये कह रहा है कि हमें जो है वो बीच में जाकर चीज़ों को चेंज नहीं करना। और दूसरा हमें बिल्कुल ऐसा कोई इजी वे इस्तेमाल नहीं करना मुश्किल मसलों को हल करने के लिए, जो एक हमारे तरह से जो है वो एक बीमारी है एक तरह से समझ लो। स्विचिंग टूल यानी कि टूल्स वगैरह जो हम यूज करते जा रहे हैं ना, पता चला प्रोजेक्ट के बीच में जाके बोलेंगे नहीं भाई ये वाले हम यूज कर रहे हैं, हम जो है वो दूसरा टूल की शिफ्ट कर रहे हैं, तो ये भी एक बहुत ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि रिविजिटिंग ऑब्जेक्ट प्रोग्रामिंग अप्रोचेस, जो हमारे पास हम पहले जो हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की जो अप्रोच है उसको हम देखकर आ चुके हैं, जिसमें हमारे पास use case और आर्किटेक्ट सेंट्रिक और आइटरेटिव इंक्रीमेंटल, ये तो तीन चार तरह के जो मॉडल है जो हम यूज कर कह रहे हैं कि हम उनको यूज करें, जो डिजाइन की फाउंडेशन है। यानी कि एक तो यूज केस ड्रिवन होना चाहिए, जो हमने यूज केस बनाया था। आर्किटेक्ट सेंट्रिक होना चाहिए, यानी कि आर्किटेक्चर का जो सेंट्रलाइज की तरफ चीजें करनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा जो आपका मॉडल है वो 100% इंक्रीमेंटल या आर्किटेक्ट होना चाहिए। आर्किटेक्ट सेंट्रिक में हम कह सकते हैं कि मतलब हमारे पास जो है वो अ, ऐसा डिजाइन हो जो बेसिकली आर्किटेक्ट बाद में अगर कोई प्रॉब्लम आती है, कोई कॉम्प्लेक्सिटी आती है, तो हम उसको जो है वो थोड़ा सा वाइड भी कर सकें, उसमें चेंजेस भी ला सकें। और मतलब सारा जितना भी हमारा डिजाइन जो है बेसिकली वो आर्किटेक्चर पे डिपेंड हो, ताकि वो आर्किटेक्चर ऐसा हो कि वो बाद में फिर थोड़ा सा फ्लेक्सिबल भी होना चाहिए। और आइटरेटिव मॉडल हमारा होना चाहिए कि यानी कि जैसे कोई उसको हम इंक्रीमेंट भी कर सकें, और कोई मॉडल जो है वो हम बार बार उसको यानी कि बना भी सकें। ठीक है, और इंक्रीमेंट मतलब उसके अंदर से फिर हम एक नया मॉडल निकाल के दे दें, सॉरी एक नया प्रोडक्ट बना के दे दें या एक नया software बना के। उसके बाद हमारे पास क्या है, थ्री व्यूज है हमारे पास, एक फंक्शनल, स्टैटिक और डायनामिक। ठीक है, फंक्शनल व्यू यानी कि जिसके अंदर हमारे पास में उसके फंक्शंस नजर आ रहे हो। ठीक है, यानी कि जो भी वो काम कर रहा है। ठीक है, और स्टैटिक व्यू के अंदर हमारे पास जो है वो जो काम, एक तो वो काम जो कर रहा है। ठीक है, और स्टैटिक व्यू के अंदर जो काम बिल्कुल हुए हैं ऑलरेडी, जो पहले से बिल्ट है। डायनेमिक का मतलब उसमें ऑन द वे या ऑन द गो या ऑन द एयर जब रिक्वायरमेंट है तो हमारे सिस्टम के अंदर जो है वो चेंजेस ला सकते हैं। स्टैटिक तो स्टैटिक है, जो डन हो गए। फंक्शनल वो है जो कि उसकी फंक्शनैलिटी को जाहिर करेंगे, वो क्या कर सकता है। और डायनामिक के अंदर हमारे पास क्या होगा कि मतलब ऑन द वे या हम इस डिजाइन के ऊपर कुछ चेंजेस ला सकें। तो हमें एक हम तीनों व्यूज को जो है वो हमने कंबाइन कर। तो अब यहाँ पे हमारे पास बता रहा है कि ये जो मिनिमलिस्ट अप्रोच है प्लानिंग की, जो सबसे मतलब सबसे मिनिमल
जो हम यूज कर सकते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है, प्लानिंग करनी है और जो रिक्वायरमेंट गैदर करनी है। फिर हमने जो है वो जो बिल्ड्स बनानी है, बिल्ड्स बनाने के पहले कौन सी बिल्ड होगी, फिर दूसरी कौन सी बिल्ड, यानी कि सबसे पहले कौन सा चीज बनेगी, दूसरी कौन सी चीज बनेगी, तीसरी, तो फिर आपस में आखिर में जाके क्या करेंगे, हम सारे पूरे के पूरे उसको सॉफ्टवेयर कंबाइन करके एक बड़ा बिल्ड बना देंगे। तो ये कह रहा है कि यूज रिजल्ट ऑफ ईच बिल्ड एज फीडबैक फॉर डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन, यानी छोटे छोटे बिल्ड बनाकर आखिर में क्या करेंगे, उनके जो फीडबैक है उसको यूज करते हुए हम एक बड़ा जो है बिल्ड बना लेंगे और हमारा डिजाइन का इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एनालिसिस करते हैं अपने, इवॉल्व करते हैं एनालिसिस मॉडल को डिजाइन मॉडल के अंदर। तो सबसे पहले हमारे पास आ रहा है फैक्टोरिंग, यानी फैक्टराइजेशन या फैक्ट्री कह लेंगे, जैसे हमको चीज की तरह बनकर आ जाती है तो हम बनाना शुरू करते हैं। तो कह रहे कि फैक्टोरिंग का मतलब क्या है हमारे पास, कि क्रिएटिंग मॉड्यूल्स दैट अकाउंट फॉर सिमिलरिटीज एंड डिफरेंस बिटवीन यूनिट्स ऑफ इंटरेस्ट। तो बेसिकली ये सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस मालूम करेगा जो इंटरेस्ट के बीच में, किसके इंटरेस्ट, जो कि मॉड्यूल के जो इंटरेस्ट। न्यू क्लासेस की बात कर रहे हैं हमारे पास, जनरलाइजेशन, एग्रीगेशन, एब्स्ट्रैक्शन और री फाइंडिंग। जनरलाइजेशन मैंने आपको बताया था, बेसिकली एक क्लास का दूसरी क्लास के साथ जो रिलेशन है वो हमारा जनरलाइजेशन, और एग्रीगेशन जो है वो हमारे पास ऐसा रिलेशन होता है, एक होता है कंपोजिट रिलेशन और एक होता है एग्रीगेशन एग्रीगेटेड रिलेशन। एग्रीगेटेड रिलेशन का मतलब ये होता है कि हमारी जो क्लास है वो दूसरे क्लास के ऊपर 100% डिपेंडेंट नहीं है। अगर दे बोथ आर इन रिलेशन फॉर सम पर्पस, देन इट्स गुड। इफ दे आर नॉट इन द रिलेशन, दैट्स नॉट नेसेसरी टू बी इन अ रिलेशन, तो वो कोई मसला नहीं है। जनरलाइजेशन का मतलब तो ये है कि जनरली जब सपोज सारे लोग ह्यूमन है, ये तो जनरल क्लास है। मैंने जैसे पहले भी आप लोगों को बताया था कि मैं एक टीचर हूँ, आप स्टूडेंट है, तो स्टूडेंट भी जो है वो वुमेन क्लास से बिलोंग करता है और टीचर भी जो है वो वुमेन क्लास से बिलोंग करता है, तो ये तो जनरल रिलेशन बन गया हम। ठीक है, एब्स्ट्रैक्टिंग की मतलब क्या है हमारे पास, कि हमें एब्स्ट्रैक्ट करना है उसमें से, फिर उसको रीइंफाइनमेंट करना है। ठीक है, जो नॉलेज है वो हमें एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज इसमें से निकालनी है, यानी कि एक ऐसी नॉलेज जिससे हम डिजाइन बना सकें। पूरे कंप्लीट नॉलेज में से हमें कुछ हिस्सा निकालना है ऐसा तो पूरे उस पूरी नॉलेज को डिफाइन कर पाओ, फिर उसके अंदर से हम क्या करेंगे, उसको रिफाइन करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, इसकी पार्टीशन करेंगे और इसको कोलैबोरेशन करते हैं। तो हम एक कह रहे हैं कि छोटा सिस्टम बनाते हैं यूनिट्स के तौर पे, बड़े सिस्टम के जो छोटे बनाते हैं यहाँ पे छोटे सिस्टम बनाते हैं, बड़े सिस्टम के यूनिट्स बनाते हैं छोटे छोटे, या फिर हम एक सब सिस्टम बनाते हैं। ठीक है, सब सिस्टम्स बना के फिर उनको एक बड़ा सिस्टम बना लेंगे। आखिर में वो देखें, वही कह रहा है कि कोलैबोरेट करके और यूनिट्स को ग्रुप करके और एक बड़ा सिस्टम बन जाता है। तो कह रहा है कि जो कोलैबोरेशन है वो इन यूनिट्स के बीच में या इन पार्टीशन के बीच में होना चाहिए। ठीक है, अब ये कह रहा है कि मैसेज और कंट्रास्ट बिटवीन ऑब्जेक्ट्स लाजमी है। ठीक है, मोर लाइकली दे आर इन द सेम पार्टीशन, अगर वो सेम पार्टीशन में है। सेम पार्टीशन का मतलब है कि हमने जो पूरा जो प्रोजेक्ट है उसको जो हमने एक यूनिट में तोड़ा है या डिफरेंट यूनिट्स में तोड़ा है, तो जो ऑब्जेक्ट है क्या वो एक ही यूनिट का पार्ट है, या एक ऑब्जेक्ट एक यूनिट का पार्ट है, दूसरा ऑब्जेक्ट जो दूसरे यूनिट का पार्ट है। तो वो तभी कह रहा है कि मैसेज और कंट्रास्ट बिटवीन ऑब्जेक्ट तभी बेहतर है कि अगर आप कोशिश करें कि वो सेम पार्टीशन में है, अगर वो आपस में रिलेट करते हैं तो। ठीक है, लेयर्स है हमारे पास कुछ एमबीसी आर्किटेक्चर की, जिसमें मॉडल, व्यू और कंट्रोलर है। ठीक है, सेपरेट करते हैं हम एप्लीकेशन लॉजिक को यूजर इंटरफेस से। ये देखें, एप्लीकेशन लॉजिक जो है ना, ये अलग चीज है, और जो यूजर का इंटरफेस की जो लॉजिक है वो अलग है। ये अभी आपको जो ये पूरा ये सामने नजर आ रहा है ना, दिस इज कॉल्ड यूजर इंटरफेस, यानी कि ये बेसिकली यूजर इंटरफेस है, उसकी लॉजिक अलग है। और जो एप्लीकेशन बैकएंड से जो आपको डाटा ला के दे रही होती है उसकी लॉजिक जब वो अलग होती है। तो हमने इसको डिजाइन मॉडल में भी चेंज करना है। यहाँ पे कुछ बता रहे हैं हमारे पास जो लेयर्स हैं, तो उसमें हमारे पास जो पहली लेयर है वो फाउंडेशन लेयर है, जिसमें हम डाटा को एनिमोरेट करते हैं। ठीक है, यानी कि हम पहली जो फाउंडेशन वाली में सारा डाटा की इनोवेशन चल रही होती है। सिस्टम आर्किटेक्चर वाली जो लेयर है ये डिजाइन की बात कर रहा है। पॉकेट सर्वर यूआरएल कनेक्शन, यानी कि जो आपका जो आपकी एप्लीकेशन है वो आपके सर्वर के साथ कनेक्ट होगी, और यूआरएल के थ्रू और सॉकेट के थ्रू हो, तो वो आप क्या करेगी, आपका डाटा जो है वो एपीआई के थ्रू वो डाटा लेकर आएगी बैकएंड से, यानी कि सर्वर से लेकर। वुमेन कंप्यूटर एक्शन, यानी कि जो बटन पैनल है आपके पास, ये जो मैं अगर मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर, अगर ये देखें, ये बटन है, ये आपके बटन पैनल की बात है, तो ये मैं मेरे से इंटरेक्ट कर रहा है, तो मैं वुमेन हूँ और ये कंप्यूटर है, ये मुझसे इंटरेक्ट कर रहा है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्या है कि डाटा मैनेजमेंट, डाटा इनपुट स्ट्रीम, फाइल इनपुट स्ट्रीम, यानी कि एक स्ट्रीम लाइन बनी हुई है, एक स्ट्रीम बनी हुई है कि जिसके ऊपर से डाटा जा रहा है, और एक फाइल इनपुट स्ट्रीम है जिसके ऊपर से जो है वो हमारा पूरी की पूरी फाइल जा रही है। इसके आसान से एग्जाम्पल देते हैं कि जैसे हमारा मोटरवे है, यानी कि लाहौर से इस्लामाबाद मोटरवे है, और उसके ऊपर जो है वो डाटा ट्रांसफर किया, तो स्ट्रीम क्या है इसके अंदर, वो मोटरवे जिस जो हमने एक बिल्ड कर दिया कि इसके ऊपर से जो है वो
हैवी व्हीकल जो है वो अपना डाटा लेके जा सकते हैं। सेम लाइक डाटा मैनेजमेंट ऐसी। प्रॉब्लम डोमेन, प्रॉब्लम डोमेन यानी कि हमारा जो एम्प्लॉय है और कस्टमर है इन दोनों के लिए जो है वो हमने ये बेसिकली बनाना था। ये हमारा प्रॉब्लम डोमेन है। डिफरेंट लेयर्स है डिजाइन के अंदर जिनको हमें देखना है। अच्छा, पैकेज एंड पैकेज डायग्राम। तो एक पैकेज क्या है हमारे पास? एक जनरल कंस्ट्रक्ट है ग्रुप्स ऑफ यूनिट्स टुगेदर। देखिए पहले भी हम बात करते हैं कि यूनिट्स क्या है। बेसिकली हम बड़े प्रोजेक्ट एक अपना जो बड़ा जो सॉफ्टवेयर है कंप्लीट उसको हम तोड़ेंगे छोटे यूनिट्स के अंदर, फिर उसको मास्टर में जाके करेंगे। यहाँ पर हमको किसी एक पैकेज में हम रखेंगे बेसिकली कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ मॉडल को रिड्यूस करने के लिए। अब ये कह रहे हैं कि पैकेज डायग्राम शो पैकेजेस ओनली। ठीक है, तो जो पैकेज की डायग्राम है वो सिर्फ पैकेजेस को ही शो करेंगे। तो ये हमारे पास क्या है, एक पैकेज है, ये पूरा पैकेज यूज शो होता है। यहाँ पे इसका नाम आ गया और ये नीचे पैकेज हो गया। और डिपेंडेंसी रिलेशनशिप यानी कि एक पैकेज की दूसरे पैकेज के ऊपर जो है वो ट्रेड करने की जाहिर सी बात है कि जब तक यूजर कोई इंटरफेस यूजर कुछ क्लिक नहीं करेगा तो जो आपका पैकेज है जो दूसरा पैकेज है उस तक जो है वो रिक्वेस्ट नहीं जाएगी। अगर मैं ब्राउजर के अंदर जाके google.com लिख के एंटर नहीं करूंगा तो मेरे ब्राउजर में google.com नहीं खुलेगा। तो ये एक पैकेज है, पैकेज पे यूजर इंटरफेस वाला पैकेज है, जो सर्वर वाला पैकेज है। बैकएंड से डाटा लाके देखे दोनों पैकेज एक दूसरे के ऊपर क्या कर रहे हैं, डिपेंडेंसी शो कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्या है, डिपेंडेंसी की मॉडिफिकेशन है। ये बेसिकली क्या करती है, इंडिकेट करती है एक पैकेज could cause a change to be required in another package। जो मैंने अभी समझाया ये वही चीज है। एग्जांपल देखिए यहाँ पे लिख रहा है कि a change in one method will cause the interface for all objects of this class to change. Therefore, all classes that have objects that send message to the instances of the modified class could have to be modified। ये वही बात आगे कि अगर एक जो क्लास है ये एक चेंज अगर हम कहीं पे कर रहे हैं मेथड के अंदर तो वो बाकी सारी क्लासेस के ऊपर जो है वो मेथड विल कॉज द इंटरफेस। ऑब्जेक्ट के अंदर हम चेंज कर रहे हैं किसी क्लास के तो वो सारी की सारी क्लासेस जो उससे डिपेंड करती हैं जो उससे रेलिवेंट है उन सब के जो ऑब्जेक्ट्स और इंस्टेंसेस हैं उसमें जो है वो मॉडिफाई होना चाहिए, इम्पैक्ट उसका पड़ना चाहिए। लेट्स कम टू द पैकेज डायग्राम। तो ये हमारे पास एक पैकेज डायग्राम है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या, ये पैकेज डायग्राम है। तो सबसे पहले ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन की लेयर आती है। अभी याद है हमने ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन की लेयर में मैंने वही बात की थी कि सबसे पहले मैंने जब ब्राउजर खोला और उसमें google.com या yahoo.com या microsoft.com लिखूंगा तो ही आगे मेरी रिक्वेस्ट जाएगी ना। तो उसके बाद हमारे पास है कि ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन के बाद जो है वो प्रॉब्लम डोमेन, उसके बाद हमारा सिस्टम आर्किटेक्चर, डाटा मैनेजमेंट और आखिर में क्या हमारे पास फाउंडेशन। फाउंडेशन की हमारे पास बात कहाँ पे हो रही थी, ये देखिए फाउंडेशन में हमें उसने क्या बताया था। फाउंडेशन में हमारे पास क्या है, डाटा की इन्यूमरेशन होगी। ठीक है, तो टोटल 1 2 3 4 5 6 लेयर है हमारे पास। तो यहाँ पे टोटल फिलहाल 5 यूज कर रहा है वो। ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन जो है वो फाउंडेशन जो डाटा की इन्यूमरेशन है, और उसके बाद प्रॉब्लम डोमेन यानी कि बेसिकली हमारा प्रॉब्लम हम सॉल्व क्या कर रहे हैं, हम एम्प्लॉय और कस्टमर के लिए सॉल्व कर रहे हैं। और उसके बाद डाटा की मैनेजमेंट के अंदर हमारा डाटा मैनेज कैसे हुआ हुआ यानी कि स्ट्रीमलाइन और सिस्टम का आर्किटेक्चर है। ये बेसिकली ये पूरे सिस्टम का आर्किटेक्चर है जिसके अंदर से वो चीजें हमें ला ला के दे रहा है। यानी कि जो डाटा मैनेजमेंट है इसके अंदर हमारा डाटा मैनेजमेंट पूरा स्ट्रीमलाइन हुई है और सिस्टम के अंदर हमारे पास जो है वो बेसिकली सर्वर साइड में हमारे पास जो अ, जितनी भी चीजें वो परफॉर्म हो रही हैं और वो डाटा भी वही मैनेज कर रहा होता है नॉर्मली। लेकिन यहाँ से ये रिक्वेस्ट इधर जा रही है और यहाँ से रिक्वेस्ट इधर जा रही है, तो ये बेसिकली बैक एंड पे सर्वर रिक्वेस्ट मैनेज कर रहा होता है। अच्छा, अब हम इसकी लेयर वाइज कर लेते हैं। ठीक है, तो पैकेज डायग्राम और अपॉइंटमेंट सिस्टम, एक अपॉइंटमेंट सिस्टम की पैकेज डायग्राम अगर हम बनाए तो यहाँ पे देखें HCI की लेयर है जिसमें कि अपॉइंटमेंट सिस्टम यूआई, तो पेशेंट की यूआई है और अपॉइंटमेंट की यूआई है। ठीक है, तो पेशेंट की यूआई देखें ये बेसिकली डिपेंडेंसी डायग्राम है। तो ये डिपेंड कर रहा है पेशेंट के ऊपर और ये कर रहा है अपॉइंटमेंट के ऊपर यूजर इंटरफेस। तो वो डाटा वहां से आएगा तो ही तो वो मिलेगा। पीडी की लेयर के हमारे पास ये बेसिकली पैकेज डायग्राम। तो ये हमारे पास की अपॉइंटमेंट सिस्टम है, ये बेसिकली अपॉइंटमेंट सिस्टम की यूआई है, ये अपॉइंटमेंट सिस्टम है और ये डाटा मैनेजमेंट की लेयर है। तो इसमें पेशेंट की यूआई डिपेंड कर रही है पेशेंट के सिस्टम के ऊपर
और अपॉइंटमेंट यूआई डिपेंड करिए अपॉइंटमेंट सिस्टम के ऊपर। फिर यहाँ से जब मैं नीचे की तरफ देखेंगे डिपेंडेंसी, जो डाटा मैनेजमेंट की पेशेंट है और पेशेंट टेबल है, ये एक पेशेंट का टेबल बना हुआ है। इसके अंदर से जो है वो डाटा मैनेजमेंट हो रही है पेशेंट की, और फिर वो पेशेंट के सिस्टम को जा रही है, और यहाँ से खाली ये देख पा रहा है, ये आपस में ये इंटरेक्शन कर रहे हैं। यहाँ तो पेशेंट का टेबल डायरेक्टली व्यू कर लेगा पेशेंट, या फिर जो है वो पेशेंट के अंदर कोई अपडेट हो रही है तो वो फिर पेशेंट का जो डाटा है वो मैनेज कर लेगा। सेकंड चीज हमारे पास क्या है, अपॉइंटमेंट टेबल। तो अपॉइंटमेंट टेबल के अंदर से जो है वो हमारे पास, यहाँ तो हम डायरेक्टली अपॉइंटमेंट्स देख लेंगे, यहाँ फिर हमारे पास जो है ना वो डीएम अपॉइंटमेंट क्या करेगा, हमें अपॉइंटमेंट लेकर दे देगा। अब ये कह रहे हैं कि हमें स्टेप्स हैं कुछ आइडेंटिफाई ऑफ पैकेज, तो और बिल्डिंग पैकेज डायग्राम। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें सेट द कॉन्टेक्ट, जो पहले भी हमने बात करी थी, क्लस्टर करेंगे हम क्लासेस टुगेदर बेस्ड ऑन शेयर रिलेशनशिप। ये देखो यूआई के अंदर जो आएंगी वो यूआई में आएंगी, और ऐप सिस्टम में जो आएंगी वो ऐप में आएंगी, और जो डाटा मैनेजमेंट की ले रहे हैं वो डाटा मैनेजमेंट में। अच्छा, मॉडल क्लस्टर क्लासेस एज पैकेज। देखिए सबसे पहले तो हमने क्लस्टर किया उन क्लासेस को टुगेदर जिनका आपस में रिलेशनशिप शेयर्ड है। फिर हमने क्या किया कि हमने मॉडल किया क्लस्टर क्लासेस को एज अ पैकेज, जो ऊपर अभी हमने देखा। फिर हमने आइडेंटिफाई करी डिपेंडेंसीज, और उन पैकेजेस की आपस में तो डिपेंडेंसीज का रिलेशनशिप जो हमने फाइंड किया। फिर हमने क्या किया, प्लेस किया डिपेंडेंसी को और रिलेशनशिप को बिटवीन पैकेजेस को, जो अभी हम ऊपर वाली डायग्राम में देख रहे हैं। जहाँ पे हम बात कर रहे हैं बेसिकली ये पैकेज डायग्राम है पूरी कंप्लीट। तो इसके अंदर वो बता रहा है कि हमारे पास पीडी की लेयर फॉर द अपॉइंटमेंट सिस्टम। तो सबसे पहले हमने क्या किया, एक पर्सन पैकेज है, देखिए यहाँ पे काफी सारे पैकेज है। एक पर्सन पैकेज है, उसके अंदर जो है वो पेशेंट का पैकेज है, और यहाँ पे अपॉइंटमेंट का पैकेज है। तो एक पर्सन है जो कि एक पेशेंट है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, उसका पेशेंट के, ये पेशेंट की क्लास है, और ये उस क्लास का आपस में क्या है, ये एट्रीब्यूट्स हैं, ये फंक्शनैलिटी है। एक एम्प्लॉय है जो हमने लास्ट टाइम भी देखा था, ये उसकी एट्रीब्यूट्स हैं, ये फंक्शनल है, ये नट्स के हैं, ये नट्स के, फिर इनका आपस में रिलेशनशिप भी है, फिर उनकी जो है वो इनहेरिटेंस भी दिखा रहा है। एम्प्लॉय और पेशेंट की क्लास जो है वो पेशेंट से ही इनहेरिट हुई है, क्योंकि उसमें लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, एड्रेस, फोन नंबर, बर्थडे, एज, ये सब सबसे भी यूज हो रही है। एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ को भी यूज हो रही है, डॉक्टर को भी यूज हो रही है, और हेल्थ टीम को भी यूज हो रही है। अच्छा, उसमें से फिर ये पेशेंट की एक अलग क्लास निकल के आ गई, और इसका जो इसके साथ जो मेडिकल हिस्ट्री के साथ जो है वो एक डायमंड का रिलेशन है, यानी कि कंपोजिट रिलेशन। अच्छा, ये पेशेंट का पैकेज जो है वो ये बन गया आपका, ठीक है, और जो पर्सन का पैकेज है वो ओवरऑल ये है, यानी कि सारे ही पर्सन है। और इस पेशेंट के अंदर जो है वो ये वाला जो पेशेंट है, ये क्या क्या कर सकता है, प्रोवाइड कर सकता है, ये शेड्यूल इसको प्रोवाइड कर सकता है, ये सफर कर सकता है, एक डॉक्टर अगर सफर कर रहा है तो हैज शेड्यूल, और एक पेशेंट क्या कर सकता है, प्राइमरी इंश्योरेंस है या कैरियर है, तो ये इसका आपस में खुद से रिलेशन चल रहा है। फिर ये अपॉइंटमेंट पैकेज है हमारे पास। अपॉइंटमेंट पैकेज के अंदर देखें, अपॉइंटमेंट जब उसने ले ली तो उसका बिल हो सकता है, सिम्टम्स है उसके कुछ अच्छा ये तो ट्रीटमेंट पैकेज है, क्योंकि सिम्टम्स है, डॉक्टर है, इलनेस है, ये पूरे का पूरा जो पैकेज है ये बेसिकली कौन सा वाला है, ये आपका अपॉइंटमेंट पैकेज है, और ये ट्रीटमेंट पैकेज है। उसके बाद हमने इसको मजीद एक और इसमें तो कि क्रेडिट कार्ड क्लियरेंस सेंटर, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है हमारे पास, ये पूरी की पूरी एक प्रोजेक्ट की ले रहा है, कस्टमर पैकेज, ऑर्डर पैकेज, सर्च पैकेज, सीडी पैकेज, यानी कि सारी सीडीज की डिटेल इसके अंदर पड़ेगी। तो अब थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा कि क्रेडिट कार्ड क्लियरेंस सेंटर थ्री चेक्स है, ये इसका जो रिलेशन आपस में बन रहा है मैनी टू मैनी, और ये मैनी टू सिंगल बन रहा है, और कस्टमर के दो जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशनल और इंडिविजुअल, यानी कि कोई ऑर्गेनाइजेशन भी कस्टमर हो सकती है और इंडिविजुअली कोई बंदा कस्टमर हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट सर्च रिक्वायरी, तो ये सर्च करेगा तो ये बेसिकली सर्च पैकेज में सीडी की लिस्ट बनेगी, और यहाँ पर ऑर्डर होगा, और ये सब हमारे पास जो है वो बेसिकली ये सारे के सारे जो है ना हमारे डिजाइनिंग एनालिसिस के पैकेज में आ रहा है। अच्छा, ये मार्केट इन्फो के लिए रिव्यू, आर्टिस्ट इन्फो, सैंपल इन्फो, ये सारे के सारे डायमंड में आ रहा है, यानी कि इनका जो आपस में रिलेशन है वो कंपोजिट रिलेशन है। मेरे ख्याल में ये एम्पिटी डायमंड है, फिल डायमंड नहीं है। अगर फिल डायमंड होता तो ये कंपोजिट रिलेशन होता। तो मार्केट इन्फो तो रिव्यू और आर्टिस्ट इन्फो और सैंपल क्लिप, ये बगैर मेरे ख्याल में मार्केट इन्फो नहीं बनेगी, तो इसको हम कह सकते हैं ये फिल डायमंड है। अदरवाइज वरना फिर ये एम्पिटी डायमंड होता तो फिर एग्रीगेशन रिलेशन बनता है। खैर,
अच्छा, अब उसमें ये तो इस तरह से दिख रहा था आपको। अगर इसमें हम वैसे बात करें तो इनका आपस में जो डिपेंडेंसी बन रही है, ये यहाँ पर भी बन रही है। ठीक है, वो देखें कि जो कस्टमर का पैकेज है, क्रेडिट कार्ड क्लियरेंस सेंटर है एक पूरा। ठीक है, और जो कस्टमर पैकेज जो है, डिपेंडेंसी बन रही है क्रेडिट कार्ड क्लियरेंस सेंटर के ऊपर। और कस्टमर का जो पैकेज है वो ऑर्डर पैकेज के ऊपर डिपेंडेंसी बन रही है, ऑर्डर पैकेज की तो बन रही है सीडी पैकेज के ऊपर, सर्च पैकेज की भी सीडी पैकेज के ऊपर, और कस्टमर पैकेज की भी सर्च पैकेज के ऊपर डिपेंडेंसी बन रही है। अब कुछ हमारे पास डिजाइन की स्ट्रेटजीज हैं। ठीक है, अलाउ फॉर मीटिंग हाईली स्पेशलाइज्ड रिक्वायरमेंट। ठीक है, ये कस्टम डेवलपमेंट की अगर हम बात करें, अगर हम डिजाइन की बात करते हैं कि हमारे डिजाइन की स्ट्रेटजीज क्या क्या होती है, तो सबसे पहले क्या हमारे पास हाईली स्पेशलाइज्ड रिक्वायरमेंट के लिए जो है वो मीटिंग करेंगे। और फ्लेक्सिबिलिटी एंड क्रिएटिविटी दिखानी है हमें सबसे पहले प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, ऐसे कंपोनेंट रखें जो आसानी से चेंज हो सके, इजी टू चेंज हो सके। ठीक है, ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या है, बिल्ड पर्सनल स्किल, यानी कि पर्सनल स्किल्स है वो बिल्ड करें। और मेक टैक्स फंड रिसोर्सेज। ठीक है, और कुछ ऐसी रिसोर्सेज जो है वो हम उसमें इंक्लूड करें जो कि हमें फायदा दे सके। तो हम सारी चीज़ों को हमने देखा है कि कस्टमाइजेबल हमें डेवलपमेंट करें। और ऐड जो है वो सिग्निफिकेंट रिस्क भी हमें इसके अंदर जो है ना ऐड करें। अच्छा, पैकेज सॉफ्टवेयर में क्या है हमारे पास, सॉफ्टवेयर ऑलरेडी रिटर्न, तो ये ऑलरेडी हमारे पास अगर लिखा हो तो बहुत अच्छी बात है। मे बी मोर एफिशिएंट, हो सकता है कि वो पहले से हमारे पास कोई मौजूद हो, लेकिन इसका फायदा नहीं होता कि पैकेज में करने का फायदा ही कि हमारे पास एफिशिएंट हो जाता है और थोरोली टेस्टेड एंड प्रूवन, ऑलरेडी वो प्रूवन भी होगा। रेंज फ्रॉम कंपोनेंट टू टूल्स टू होल एंटरप्राइज, तो पहले से हमारे पास जो है वो पॉसिबल है कि वो अगर पहले का कोई पड़ा हुआ है हमारे पास लिखा हुआ, तो उसमें हर चीज़ हमें पहले से ही मिल जाए। मस्ट एक्सेप्ट फंक्शनलिटी प्रोवाइडेड, जो फंक्शनलिटी हमें चाहिए वो ऑलरेडी इसके अंदर होनी चाहिए। तो मे बी वाला वर्ड यहाँ पे यूज नहीं होगा, मस्ट वाला वर्ड यूज है कि होनी होनी चाहिए। आपको कह रहा है कि शायद हमें कोई रिक्वायर चेंजेस करनी हो बिजनेस की रिक्वायरमेंट के हवाले से, तो हम उसको कर सकते हैं। और कुछ कह रहा है कि मेरे रिक्वायर सिग्निफिकेंट कस्टमाइजेशन और वर्क अराउंड, तो कुछ हमें चेंज करने पड़ेंगे तो हम कर सकते हैं। कस्टमाइजेशन अगर रिक्वायर्ड हो सिग्निफिकेंट, तो हम उसको कर सकते हैं। सिस्टम इंटीग्रेशन में वो कह रहा है द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग पैकेज लेगेसी सिस्टम एंड न्यू सॉफ्टवेयर। तो बेसिकली ये दो चीजें बात कर रहा है कि हम कोई कंबाइन कर सकते हैं पैकेजेस को, या तो प्रोसेस हमारे पास जो है जिसमें हम पैकेजेस को कंबाइन करें, या तो लेगेसी सिस्टम है या फिर हमारे पास कोई न्यू सॉफ्टवेयर है। यानी कि ऑलरेडी कोई पुराना सॉफ्टवेयर हमारे पास पड़ा हुआ है जिसको जो है वो हम सही कर रहे हैं, या फिर हमारे पास कोई नया सॉफ्टवेयर है। तो कुछ हमारे पास जो कुछ की चैलेंजेस होते हैं हमें इंटीग्रेटिंग डाटा के अंदर, ही हमें चैलेंजेस आते हैं। तो पुराना डाटा वो नए डाटा में अगर इंटीग्रेट करें, या पुराने सिस्टम के अंदर अगर हम कुछ नई चीज डाल रहे हैं, तो डाटा के इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम आती है। कोशिश करें कि सेम फॉर्मेट में डाटा राइट करें, यानी कि पहले वाला जो सिस्टम है उसी में राइट करें तो बेहतर है। लेकिन अगर आप पिछले पुराना वाला डाटा कम है और नया वाला डाटा ज्यादा है, तो फिर आप नए वाले को पुराने वाले में कन्वर्ट करने की कोशिश करें। तो वो देखें, वो यही कह रहा है कि रिवाइज करें एग्जिस्टिंग डाटा फॉर्मेट को, तो ज्यादा बेहतर है। जो मतलब ऑलरेडी जो पड़ा हुआ है ना, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी हो सकता है कि पुरानी हो जाए, और टेक्नोलॉजी पुरानी हो जाती है तो आप नई टेक्नोलॉजी में जा सकते हैं। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट रैप्स यूज करें डेवलप। ऑब्जेक्ट रैप का मतलब ये होता है कि अगर जैसे बहुत पुराना वाला डाटा जो है वो इंटीजर के फॉर्मेट में है, तो उसको आप रैप करके स्ट्रिंग कर सकते हैं, स्ट्रिंग के फॉर्मेट में तो इंटीजर कर सकते हैं। ये एक रैप है, मतलब अंदर कुछ और है, ऊपर आपने उसके ऊपर जो है वो चढ़ा के अपना काम निकाल दिया। जिस तरह लेज के जो रैपर होता है, रैपर का मतलब तो होता है ना ऊपर रैपर, तो उसका काम कुछ नहीं होता। असल चीज तो प्रोडक्ट तो अंदर है ना, ऊपर से तो आप देखकर फौरन बता देंगे हाँ यार ये लेस का पैकेज है। तो वो दैट्स के वो रैपर जो है ना, वो आप उसको रैप कर सकते हैं ऑब्जेक्ट को। आउटसोर्सिंग है हमारे पास। ठीक है, कुछ एक्सटर्नल फर्म भी हम हायर कर सकते हैं सिस्टम क्रिएट करने के लिए। मे हैव मोर स्किल्स, जिनके पास ज्यादा स्किल्स हो, जो एग्जिस्टिंग सिस्टम के रिसोर्सेज को एक्सटेंड कर सकें। जो नेवर आउटसोर्स व्हाट यू डोंट अंडरस्टैंड, ये बेहतरीन बात बोली। अगर कोई चीज आपको नहीं पता उसको आउटसोर्स ना करें। वाई? क्योंकि आपने आउटसोर्स कर दिया, आपको वो नहीं पता, वो आपको जो बोलेगा आप वो मान लेंगे। और हमें वेंडर को केयरफुली चूज करना है, प्रिपेयरली प्रॉपरली हमें जो है वो कॉन्ट्रैक्ट और पेमेंट के सिस्टम जो है वो केयरफुली जो है वो हमें प्रिपेयर करना है।
अब कुछ डिजाइन स्ट्रेटेजीज हमें स्किल करनी है। सबसे पहले हमें बिजनेस की नीड को देखना है और कोशिश करना है कि इन हाउस एक्सपीरियंस मिल जाए तो ज्यादा बेहतर है। और मतलब आउटसोर्स पे तो जाना ही नहीं है ना। तभी तो आप प्रोजेक्ट पकड़ेंगे कि आपके आपके पास स्किल ही नहीं है तो आप प्रोजेक्ट क्यों पकड़ेंगे। प्रोजेक्ट की स्किल होनी चाहिए और इन हाउस होनी चाहिए। आपके यहाँ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और टाइम फ्रेम आप पूरा कर सकते हैं। जो टाइम फ्रेम आप दे रहे हैं उसके अंदर जो है वो आप उसको पूरा करके दे सकते हैं। ये भी डिजाइन का पार्ट है। अच्छा, हम इस पे वापस आते हैं। ये आपका दूसरा आज का जो है ना वो क्लास का वो है प्रैक्टिस है जो आपने करनी है। सपोज दैट योर यूनिवर्सिटी इज इंटरेस्टेड इन क्रिएटिंग a न्यू कोर्स रजिस्ट्रेशन सिस्टम दैट कैन सपोर्ट वेब बेस्ड रजिस्ट्रेशन। यानी कि आप जो रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं वो आप जो एक सिस्टम बनाएं जो कि वेब बेस्ड रजिस्ट्रेशन है। उससे पहले नहीं होती थी, अब हो रही है। ठीक है। अब यूनिवर्सिटी में मतलब पहले रजिस्ट्रेशन नहीं होती थी, अब ऑनलाइन होगी और वो होगी भी वेब बेस्ड। What should the university consider when determining whether to invest in a custom packaged or outsourcing system solution? अब पहली बात तो ऊपर वाले के आप सपोज करें कोई ऐसा सिस्टम जो कि वेब बेस्ड है। दूसरा फिर आपने ये करना है कि आप कंसिडर कर लें कि कोई ऐसा या तो कोई कस्टम पैकेज ले लें, कोई कस्टम मिल जाए कुछ बनाए हम, कोई पैकेज हो, या फिर हमारे पास कोई जो है वो आउटसोर्सिंग सिस्टम सोल्यूशन है। यानी कि आउटसोर्स आप कर दें और फिर वो आपको सिस्टम दे दें। ऑल्टरनेटिव मैट्रिक्स क्या है हमारे पास? कंबाइंड सेवरल फिजिबिलिटी एनालिसिस इनटू वन ग्रिड। ये बड़ा मुश्किल काम है, बट ये अगर आप कर लेंगे तो इससे आपको और ज्यादा बेहतर काम हो जाएगा कि आप जो है वो एक ग्रिड बना लें और उसमें डिफरेंट किस्म के जो एनालिसिस आपने किए हैं उनका जो है वो उनकी फिजिबिलिटी चेक कर लें। तो जिसकी फिजिबिलिटी ज्यादा होगी आप वही वाला यूज कर लें। रिविजिट टेक्निकल, इकोनॉमिक एंड ऑर्गेनाइजेशनल फिजिबिलिटी, ये सारी चीजें आपने देखी है। टेक्निकली, इकोनॉमिकली और ऑर्गेनाइजेशनल की जो फिजिबिलिटी है ये सारी चीजें आपने देखी। ठीक है। वो ये कह रहा है कि डिस्क्रिप्शन ऑफ द सिस्टम यू प्रपोज टू बी बिल्ट, यानी कि जो आपने डिस्क्रिप्शन लिखी है ना वो ऐसी प्रपोज करेंगे जो बिल्ट हो सके। वेंडर हो या डेवलपर हो या सर्विस प्रोवाइडर हो, रिस्पॉन्ड विद प्रपोजल इंक्लूडिंग हाउ दे विल एड्रेस नीड्स एज वेल एज स्टेटिंग कॉस्ट एंड टाइम रिक्वायरमेंट। यानी कि अगर आपका कोई वेंडर है या आपके खुद के डेवलपर हैं या आप जो है वो कोई आपका सर्विस प्रोवाइडर है, जैसे जैसे वो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, या आप किसी से डाटा मैनेजमेंट की सर्विस ले रहे हैं या आप हार्डवेयर की सर्विस किसी से ले रहे हैं, तो जो उसका प्रपोजल है उसके अंदर जो है वो सारी की सारी नीड, कॉस्ट और टाइम रिक्वायरमेंट जो है ना वो सारी की सारी इसमें फिलफिल होनी चाहिए। ठीक है। अब जस्ट सपोज ये कह रहा है कि हमारे पास ये ग्रिड वाइज व्यू दिखा रहा है आपका। टेक्निकल फिजिबिलिटी की बात कर रहे हैं, पहला ऑल्टरनेट, दूसरा ऑल्टरनेट और तीसरा ऑल्टरनेट। हमें क्या करना है, हमें एक सीटी की वेब बनानी है तो उसमें वो बता रहा है कि हमें टेक्निकल फिजिबिलिटी की हमने ग्रिड बना दी। तो पहला ऑल्टरनेट क्या है? डेवलप यूजिंग सी, वेरी लिटिल सी एक्सपीरियंस इन हाउस ऑर्डर सेंड टू कंपनी यूजिंग ईमेल फाइल्स। ठीक है, ये टेक्निकल। दूसरा क्या बनाया है? डेवलपिंग यूजिंग सी एंड जावा, वुड लाइक टू डेवलप इन हाउस जावा स्किल फ्लेक्सिबल एक्सपर्ट फीचर फॉर पासिंग ऑर्डर इन्फॉर्मेशन टू अदर सिस्टम। देखिए पहले वाला तो ये कि आप ऑर्डर रिसीव ईमेल पे करेंगे। दूसरे वाले में क्या होगा कि आप कोई सिस्टम बनाएंगे जिसके अंदर जो है वो एक्सपोर्ट के फीचर होंगे और आप उसके अंदर जो सिस्टम के अंदर जो है ना वो आपका जो क्लाइंट है वो ऑर्डर देते हैं। तीसरा क्या है? डेवलप यूजिंग जावा, वुड लाइक टू डेवलप इन हाउस जावा स्किल ऑर्डर सेव टू अ नंबर ऑफ फाइल फॉर्मेट। ठीक है, तो डिफरेंट किस्म के नंबर फाइल फॉर्मेट के अंदर जो है वो सेव हो सकता है। अब नीचे आ जाए, इकोनॉमिकल फिजिबिलिटी क्या क्या है? पहला वाला जो है वो $150 में बन जाएगा, दूसरा वाला $700 में, अपफ्रंट चेंज, नो ईयरली फीस, कोई है ही नहीं मतलब। और जो लास्ट वाला है वो $200 पर ईयर में बनेगा। ठीक है, और उसमें लेकिन ये कि पर ईयर की फीस है। ऑर्गेनाइजेशनल फिजिबिलिटी क्या बनेगी? प्रोग्राम यूज टू बी रिटेल म्यूजिक कंपनी, यानी कि रिटेल कंपनी जो है ना वो इसको यूज कर सकती है ऑर्गेनाइजेशन। प्रोग्राम यूज बाय अदर रिटेल म्यूजिक कंपनी। पहली वाली तो थी हमारे पास जो है वो पहले वाला, और दूसरी वाली जो फिजिबिलिटीज है वो सेम है। तीसरी वाली में क्या है कि ब्रांड न्यू एप्लीकेशन, फ्यू कंपनीज हैव एक्सपीरियंस विद शॉप एंड गो टू डेट। यानी कि कुछ कंपनी है जिनको अभी ये नॉलेज है कि ये शॉप एंड गो। पहला वाला था शॉप विद मी, दूसरा वाला था वेब शॉप, तीसरा वाला था शॉप एंड गो। अच्छा, अदर बेनिफिट में क्या है? वेरी सिंपल टू यूज, बहुत आसान है, ईमेल कर दो। ये सिंपल नहीं है। टॉम इन इंफॉर्मेशन सिस्टम सपोर्ट हैज had limited but positive experience with this program, easy to customize, ये आसानी से कस्टमाइज हो सकता है। और
लिमिटेशन इन दोनों में कोई नहीं है, लेकिन इसमें है द इंटरफेस इज नॉट इजीली कस्टमाइज। ये हमारे पास ग्रिड बन गई फिजिबिलिटी की। अगर हमारे पास 3 ऑल्टरनेट्स हो तो हम टेक्निकल फिजिबिलिटी बना, आप चाहें तो आपका जो प्रोग्राम था ये वाला, ये वाला, तो इसको भी आप वैसे ही बना सकते हैं, ग्रिड वाइज भी आप इसको करके पैकेज कस्टम और आउटसोर्सिंग में कर सकते हैं। ये हम समरी देख लेते हैं। समरी जो हम लोगों ने की है अभी आज जो हमने कंप्लीट किया है, उसमें सबसे पहले हम बात कर रहे हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच की, यानी कि ऑब्जेक्ट बेस्ड ये वो डिजाइन या इम्प्लीमेंटेशन या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। अब ये सॉफ्टवेयर वगैरह बनवा रहे हैं, सिस्टम बना रहे हैं, वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच को यूज करते हैं एनालिसिस और डिजाइन बेस्ड यूज केसेस, मॉडलिंग, आर्किटेक्चर सेंट्रिक एंड फंक्शनल, स्टैटिक एंड डायनामिक व्यूज की बात की, जिसमें हम एनालिसिस को इवॉल्व करके डिजाइन मॉडल बना सकते हैं और इम्पोर्टेंट रिव्यू कर सकते हैं एनालिसिस मॉडल का और सिस्टम की इन्वायरमेंट एनवायरमेंट। बट इसमें जो है वो ऑब्जेक्ट एंड क्लासेस बेस्ड जो है वो हमारे पास सारी चीजें चलती हैं। दूसरा था हमारे पास पैकेज एंड पैकेज डायग्राम, हेल्प प्रोवाइड स्ट्रक्चर एंड लेस कॉम्प्लेक्स यूज ऑफ द न्यू सिस्टम। तो अभी हमने देखा, तो उसमें हमें देखेंगे बड़ा आसान सा नजर आया और बड़ा सिंपल सा कि हमने पैकेजेस को और पैकेज की डायग्राम को देखने के बाद हम बड़ा उसको क्लेरिफाई और मजीद कर पाएंगे हमें उसमें करना। कस्टम बिल्ड पैकेजेस एंड आउटसोर्सिंग आर द अल्टरनेट वेज ऑफ क्रिएटिंग द न्यू सिस्टम। जिसमें कस्टम बिल्ड जो है वो हम पूरे का पूरा ए टू जेड जो है हम अपना पूरा सिस्टम नया बनाते हैं। पैकेज सिस्टम नॉर्मली हमारे पास वो होते हैं जो कि ऑलरेडी पैकेज में हमारे पास अवेलेबल होते हैं और उसमें हम कोशिश करते हैं कि अकॉर्डिंग टू आर सिस्टम हम बना लें। आउटसोर्सिंग में ये होता है कि हम किसी थर्ड पार्टी को देते बनाने के लिए, फिर वो जाने उसका काम जाने। ठीक है, कैन हेल्प विद द सिलेक्शन ऑफ डिजाइन स्ट्रेटजी। तो यहाँ पे हमारे पास 3 तरह के हमारे पास डिजाइन स्ट्रेटजी है। ठीक है, अगर आप इसको एक्सपेंड करना चाहें तो आप इसके थ्रू भी इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। बट फॉर टुडेज लेक्चर वी हैव 2 क्लास assignments. First of all, this one, this one is second one। तो और इससे पहले भी एक दिया था मैंने जो कि स्ट्रक्चरल मॉडलिंग के हवाले से था, और एक ये वाला जो हमारे पास सॉरी स्ट्रक्चरल बिहेवियर के हवाले से था, और एक ये वाला जो हमारे पास डिजाइनिंग के हवाले से। जजाकल्ला, थैंक यू सो मच क्लास।